हो गया स्टार्ट, देख लो पोज करने के लिए नीचे होगा ना। आफ्टर ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन। इकोलॉजी में जो सेकंड लेवल आता है वो किसका आता है आपका? पॉपुलेशन। फर्स्ट लेवल था ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से जो अगला लेवल आता है द पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज at a given place at a specific time is collectively known as the population। कि किसी भी गिवन प्लेस के ऊपर एक फिक्स टाइम में एक स्पीसीज के टोटल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ में क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन तीन चीजों को डिस्कस करती है। फर्स्ट वन इज द स्पीसीज, सेम स्पीसीज होगा। दूसरा फैक्टर आ गया एरिया, किस एरिया की बात कर रहे हो, और तीसरा हो गया बता टाइम। मैं बोलूं कि 2015 में पॉपुलेशन थी, सही है गलत है? किसकी पॉपुलेशन थी भाई? आदमियों की थी, जानवरों की? ठीक है, और आप कहाँ की बात करने लग रहे हो ये भी नहीं बताया मैंने बोला कि 2015 में इंडिया की पॉपुलेशन थी, सही है गलत? मैंने आपको एरिया दिया, इंडिया बताया, टाइम दिया, साल बताया, 2015 बताया, बट किसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? कैटल्स क्या फिर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं? वो नहीं। मैं बोलूँगी 2015 में ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया के अंदर? सही है गलत है? ह्यूमन बीइंग स्पीसीज दिए, इंडिया एरिया दिया, और 2015 टाइम। अगर इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज मिस करते हो तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन कैसे हो जाएगी बेटा? इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या निकल के आई? ए टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेम स्पीसीज एट ए पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन। ये किसी भी गिवन एरिया में एक फिक्स टाइम के ऊपर एक स्पीसीज के जितने भी टोटल ऑर्गेनिज्म हैं दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन। अगर डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन हो तो हम उनको एक साथ में क्या बोल देंगे? कम्युनिटी बोल। तो हमें सिर्फ यहाँ पर बात करनी है किसकी? पॉपुलेशन की बात। तो ये चीज क्लियर हुई? ये पॉपुलेशन आपकी ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट लेवल है जो तीन चीजों को डिस्कस कर। क्लियर है? बेटा पॉपुलेशन की डेफिनेशन के बाद में कुछ ही बेसिक टर्म्स है जो ये डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद में फिर आगे मूव करते हैं। सबसे पहले डीम, फर्स्ट वन इज द डीम। डीम को हम लोकल पॉपुलेशन भी बोलते हैं, नोन एज द लोकल पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन जो मेजर पॉपुलेशन से हट के रहने लगेगी उसको हम डीम या फिर लोकल पॉपुलेशन बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये मेन पॉपुलेशन है, ये कोई मेन पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ इंडिविजुअल निकल के दूर रहने लगेंगे। तो जो दूर रह रहे हैं मेन पॉपुलेशन से हट गए, दिस पॉपुलेशन नोन एज द डीम, उसको हम डीम। जिसे आप देखते हो कि जो हमारे गांव है मोस्टली पॉपुलेशन उसमें रह रही है, बट कुछ फैमिली है जो मेन विलेज में से निकल के गांव या फिर खेतों में जाके रहने स्टार्ट करेगी, कुएं पे रहने स्टार्ट करेगी, जिसको आप लोग ढानी वगैरह बोलते हो। तो वो जो पॉपुलेशन जो मेन पॉपुलेशन से कट के अलग हो गई है दैट इज नोन एज द डीम या फिर लोकल। ठीक है, दूसरे मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो अभी भी मेन से छोटी पॉपुलेशन है और छोटी से मेन पॉपुलेशन के बीच में मूवमेंट करने लगे। कुछ इंडिविजुअल कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दोनों पॉपुलेशन को आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करके रखे हुए, मेन से डीम में जा रहे हैं, डीम से मेन पॉपुलेशन के अंदर आने लगे, दोनों पॉपुलेशन को आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करके रखने लग रहे हैं। तो दैट इज नोन एज द मेटा पॉपुलेशन। तो जो मेटा पॉपुलेशन होगी, दो ऑर्गेनिज्म which connect both populations,
जो दोनों पॉपुलेशन को आपस में कनेक्ट करे हुए हैं, जो दोनों के बीच में फ्रीली मूव करने लग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटा पॉपुलेशन। इकोफिन या फिर इके। अगर मान लो कोई मेन पॉपुलेशन से हटके या फिर दूर रहने लगी तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होगा या नहीं होगा? फिजिकली एडेप्टेड हो जाएगी। तो हैबिटेट चेंज करने से या फिर मेन पॉपुलेशन से कटके तो वो अलग हो गए और उनकी फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंज आया है दैट इज नोन एज द इकोफिनिया इके। ठीक है, दिस वन इज आल्सो नोन एज द phenotypic plasticity। phenotypic plasticity जिसे मान लो मैं बोलूं कि भाई हिमाचल में कोई फैमिली थी, वहां पे रहने लगी, ठीक है, कोई गांव था वहां पे रहने लगी, सभी का कम्प्लेक्शन कैसे था? फेयर। लेकिन उनमें से मान लो कोई 10, 15, 20%, ठीक है, कहां पर आ गए? साउथ में आ गए काम करने के लिए, फिर बिजनेस करने के लिए। अभी हिमाचल को छोड़ के वो लोग साउथ में आए, कन्याकुमारी की तरफ आए और उधर आके वो सेटल हो गए। क्या उनका कम्प्लेक्शन पहले की तरफ फेयर रहेगा? नहीं भाई, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन रहेगी वैसे होगा। तो जैसे वो चेंज होके आए तो उनका कम्प्लेक्शन कैसे हो गया? डल हो गया, हल्का सा डार्क हो गया। तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। तो वही चेंज क्या कहलाता है आपका? इकोफिन या फिर इकेड कहलाता है। दैट इज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। Change in phenotype when we change the environment या फिर habitat, that is known as the phenotypic process। क्लियर हो गई? नेक्स्ट में आपका इकोटाइप। इकोटाइप के दैट इज जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन। भाई यहाँ पर तो फिजिकल अडेप्टेशन हो गया था, अभी के जीनोटिपिक एडेप्टेशन। इधर ये लोग हिमाचल से साउथ में आए थे तो इनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, ये बार बार बोलते थे कि यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, नहीं लगता। लेकिन उसके बाद में जैसे काफ़ी जनरेशन हुई, 5-6 जनरेशन निकली, अब जो इनकी आने वाली प्रोजनी है, जो इनके आने वाली संतान है, उनको गर्मी नहीं लगती। तो वो चीज़ के लिए क्या हो चुकी? जेनेटिकली अडेप्टेड हो चुकी। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी एनवायरमेंट के लिए जेनेटिकली अडेप्टेड हो जाए, दैट इज नोन एज द इकोटाइप। आपने पढ़ा था जॉर्डन रूल कि जो फिशेस कोल्डर वाटर में रहती हैं दे हैव लार्ज साइज एंड लार्ज वर्टिब्रेट नंबर। तो वो क्या हो गया था? जेनेटिकली अडेप्टेशन। ठीक है, जो प्लांट आपके ड्राई कंडीशन में मिलते हैं, जीरो फाइट में मिलते हैं, उनकी लीफ कैसे होगी? छोटी होगी, थिक क्यूटिकल होगा, स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगा, डीप कैसे हो जाएगी? रूट हो जाएगी। तो वो भी क्या हो गया? जेनेटिकली अडेप्टेशन। तो जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप का अरेंजमेंट हो जाना, दैट इज नोन एज द इको। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? लोकल पॉपुलेशन, इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशन, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी और जेनेटिकली अडेप्टेशन। नेक्स्ट वन इज द इकोलाइन। इकोलाइन क्या हुआ कि जो दोनों पॉपुलेशन के बीच का फीचर शो करने लगे। जो हमारी मेन पॉपुलेशन है और जो लोकल पॉपुलेशन थी जो माइग्रेट होकर गई थी, उन दोनों के बीच का अगर कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करने लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? दैट इज नोन एज द इकोलाइन। इंटरमीडिएट ऑफ बोथ पॉपुलेशन। इंटरमीडिएट ऑफ बोथ। जिसे मैंने बोला था कि जो मेन पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर थी? हिमाचल में थी। एक पॉपुलेशन किधर आ गई थी? साउथ में आ गई थी। अब मान लो कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हिमाचल वाले कैरेक्टरिस्टिक शो करने लग रहे हैं, ठीक है, कि उनके हेयर कैसे स्ट्रेट है या कुछ भी, मान लो उनकी हाइट ऐसी है। साउथ वाले कैरेक्टर के वो कैसे हो गए हैं? थोड़े से डार्किश हो गए हैं, ऑयली स्किन होने लगी है। तभी दोनों का फीचर वहां पर क्या होने लगा है? शो होने लगा। तो दोनों के कैरेक्टर आने लगे। तो दिस वन इज नोन एज द इकोलाइन, इंटरमीडिएट ऑफ बोथ टाइप ऑफ पॉपुलेशन। वो ऑर्गन जो दोनों पॉपुलेशन के कैरेक्टर शो करने लग रहे हैं उसको आप इकोलाइन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन एक इंग्लिश का वर्ड है
हम बोलते हैं कि जो चीज़ मेन होती है किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी चीज़ में, उसके लिए हम की स्टोन वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं कि दिस पर्सन इज की स्टोन इन माई लाइफ, ये पर्सन मेरी लाइफ में सबसे ज़रूरी है, जिसने मेरे को आगे प्रमोट किया या सक्सेस करवाया या फिर नीट में सिलेक्शन दिलाया। आपके लिए जो भी है, जो भी पर्सन है, वो आपका की स्टोन है। जिसे आप बोल सकते हैं कि माई पेरेंट्स आर माई की स्टोन इन माई लाइफ, है ना। भाई जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके बिना कुछ होता ही नहीं है, उन्होंने ही स्कूल में भेजा, उन्होंने कोचिंग करवाई, उन्होंने सब कुछ करवाया, तो डॉक्टर, तो दे आर द की स्टोन इन माई लाइफ। ऐसा जिसे बॉलीवुड में बोलते हैं कि गॉड फादर बोलते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि की स्टोन बोलते हैं, जिसके बिना काम ही ना चले। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दूँ, फिग फॉरेस्ट, मैंने एग्जाम्पल दे दिया फिग, एक फॉरेस्ट है फिग का, जिसमें मोस्टली प्लांट किसके हैं, फिग। तो जो भी पॉपुलेशन है बर्ड्स की है, जो फंगीवोर्स है या फिर जो आर्बोरल है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, फिग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं उस फॉरेस्ट में से फिग स्पीसीज को हटा दूं, फिग प्लांट को हटा दूं, तो क्या वो फॉरेस्ट सस्टेन करेगा, एग्जिस्ट करेगा? क्या बर्ड्स को खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। आर्बोरल को हैबिटेट और फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे उनकी डेथ होगी, हर्बीवोरस को भी खाना नहीं मिलेगा। जैसे उनकी डेथ होगी, तो जो हर्बीवोरस एनिमल थे, जो आर्बोरल थे, उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ हुई तो कार्निवोरस को भी नहीं मिला, तो पूरा पूरा इकोसिस्टम कैसे हो गया, अनबैलेंस। तो वो स्पीसीज जो सबसे मेन हो, दैट इज वन ऑफ द की स्टोन स्पीसीज। मोस्ट important species of an ecosystem known as keystone species। कि किसी भी इकोसिस्टम में कि किसी भी इकोसिस्टम में जो स्पीसीज सबसे जरूरी है, जिसके बिना काम ना चले, दैट इज वन ऑफ द keystone। क्लियर है? नेक्स्ट वन है इकोटोन। इकोटोन क्या है भाई? इकोटोन में कुछ ऐसे समझाऊं कि ये दो इकोसिस्टम है, एक जैसे मानो मैंने लिख दिया फॉरेस्ट, दूसरा इकोसिस्टम है बी, दैट इज ग्रास। दोनों साथ साथ है, फॉरेस्ट की बाउंड्री में ग्रास भी ग्रो कर सकती है और उस ग्रास वाले एरिया में फॉरेस्ट के प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ एरिया ऐसा हो गया जो ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ग्रास और फॉरेस्ट दोनों के कैरेक्टर अपीयर होंगे। तो ये जो कॉमन जोन हुआ, जो आपका दोनों इकोसिस्टम ऑक्यूपाई करने लग रहे हैं, तो दैट ओवरलैप है, दैट सेंट्रल पार्ट ऑफ द इको। ठीक है, कहलाएगा इको। जहां पर दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करने लग रहे हैं, दोनों इकोसिस्टम को जो वहां पर प्रेजेंट होंगे, दैट रीजन इज नोन एज द इको। क्लियर है? लास्ट में द एज इफेक्ट। एज है ना कि एज है, ठीक है? एज का मतलब किनारा। मैं बोलूंगा इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज कहां पर होगी? तो आंसर आएगा इसमें इकोटोन। इकोटोन में बेटा फॉरेस्ट के भी ऑर्गन मिलेंगे और ग्रासलैंड के भी मिलेंगे। तो दोनों के अगर ऑर्गन आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीसी नंबर क्या हो गए? सबसे ग्रासलैंड का ये हो गया एक्स, किनारा ये हो गया, ग्रास का एस ये हो गया। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर दोनों टाइप की आपकी स्पीसीज प्रेजेंट होगी, जो सबसे ज्यादा रिच होगा। तो दिस इकोटोन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज and that is known as the edge. Clear? Next one is the population attributes. Next one is the population attributes. Attributes का मतलब बेटा population attributes।
एट्रीब्यूट्स का मतलब वो सारे के सारे फैक्टर जो पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन एक सिंगल ऑर्गन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, वो सारे के सारे फैक्टर जिसको हम पॉपुलेशन पे स्टडी कर सके या पॉपुलेशन पे पढ़ सके लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल है उसको ना पढ़ पाए, तो ध्यान रखना द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक सिंगल इंडिविजुअल पे डील नहीं करी जाती हैं बल्कि उनको डील करने के लिए हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो कौन कौन से फैक्टर वो पहले नाम लेते फिर एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आ गया बर्थ एंड डेथ रेशियो। देखिए रेशियो की बात हो रही है तो एक सिंगल इंडिविजुअल की या तो डेथ होगी या फिर बर्थ होगी। अगर रेशियो की बात निकाल लें, रेट की बात निकालें, बर्थ या फिर डेथ रेट, ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना क्लियर है। एक सिंगल इंडिविजुअल है तो बर्थ होगा फिर डेथ। दूसरा है सेक्स रेशियो। एक सिंगल इंडिविजुअल का सेक्स होगा मेल या फिर फीमेल, लेकिन यहां पर हम रेशियो की बात करें तो पॉपुलेशन। इसी तरीके से पॉपुलेशन एज, हम पॉपुलेशन को 3 एज में डिवाइड करते हैं। अगर वो छोटा है, बच्चा है, रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं है तो प्री रिप्रोडक्टिव एज। अगर वो यंग है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल है तो रिप्रोडक्टिव एज। अगर ओल्ड एज हो गई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो हम पूरी पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और सिंगल इंडिविजुअल की तो क्या होगी, एक बार में एक ही एज होगी है ना, एक बार में क्यों, बट एक पॉपुलेशन में एक साथ कई एज होगी। उसके बाद में पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर अपॉन स्पेस कि कितने एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहने लगे। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नंबर अपॉन में स्पेस कि किसी भी गिवन स्पेस में कितने ऑर्गन रह रहे हैं उसके ऊपर। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो चीजें डिस्कस करें। उसके बाद में बेटा यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ करती है लेकिन ग्रोथ कैसी भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नहीं। पॉपुलेशन में दोनों तरह की ग्रोथ हो सकती है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं। क्या सिंगल इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा, वैसे साइज ही बढ़ेगा, उसका मास ही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज की ग्रोथ। लास्ट बना जाएगा बेटा आपका पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। लास्ट में फैक्टर द पॉपुलेशन के सिंगल इंडिविजुअल इंटरेक्ट करेगा। भाई इंटरेक्शन तो दो चीजों के बीच में होगा ना, अगर वो अकेला है तो क्या कोई इंटरेक्शन होगा वहां पर, नहीं होगा। तो इंटरेक्शन होगा पॉपुलेशन के बीच में, जिसमें आपने नाम सुना होगा अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोपिज्म। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, जो सेम स्पीसीज के बीच भी हो सकता है इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन, और अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी हो सकते हैं इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन। इंटर का मतलब सेम और इंटर का मतलब डिफरेंट है, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन है वो नीट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मेन है, खास करके इनके साइन पॉजिटिव माइनस जो लिखते हैं वो, और एक इनके एग्जाम्पल कि इसमें से ये एग्जाम्पल किसका है, या फिर एग्जाम्पल दे देंगे कोई भी एक, इनमें से कौन सा इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इंटरेक्शन वाला सबसे मेन है। और यहाँ पर जब आप ग्रोथ की बात करोगे तो यहाँ पर आप दो तरह की ग्रोथ पढ़ोगे, एक तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों के दोनों वो भी आपके नीट एग्जाम में। ये चीज़ पहले बता चुका हूँ कि इकोलॉजी नीट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एनटीए जो भी स्कीम लॉन्च हुई थी मोबाइल पे क्या पा रही थी, एनटीए की नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो भी बच्चे जो नीट का एग्जाम देने वाले थे उनके लिए डेली एक पेपर डाला जाता था। 180 क्वेश्चन होते थे, 90 बायो के, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, टाइमिंग थी 3 आवर। और सबसे बढ़िया बात कि तब आप पेपर देने के लिए बैठे थे
तो आपको मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालना होता था, बंद करके बैठना होता था, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कॉल मैसेज ना हो। अदरवाइज आप एक बार देखते किसी यार दोस्त का हाय का मैसेज आया, फिर पेपर काम पे जा रहा और आप किधर जा रहे पता ही नहीं चला। तो वो समझते हैं इंडिया वाले कि इस एज में ऐसा होता है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही मोबाइल को ऑफ करा। अभी 3 घंटे आप चुपचाप बैठो एक साथ अपना मोबाइल लेके और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो 3 घंटे, कितने सही हैं कितने गलत आपको वो पता चले। उसमें से इको में से बहुत सारे क्वेश्चन थे, और इको ऐसा पार्ट है, इको और बायोडायवर्सिटी, जहाँ से एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज पूछी जाती है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं घुमाया जाता है, सेम एज इट इज आपके एग्जाम्पल डायग्राम में पूछी जाती है। ठीक है, तो प्लीज इकोलॉजी पे अच्छे से काम करना, ये डायरेक्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट और डेथ, ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि एक सिंगल इंडिविजुअल में या तो बर्थ होगी या फिर डेथ होगी, लेकिन जो रेट है वो किसमें निकाली जाएगी, पॉपुलेशन में निकाली जाएगी। तो मैं बोलेंगे किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने न्यू इंडिविजुअल आए हैं, बर्थ हुए, तो बर्थ रेट आ जाएगा, और उस पॉपुलेशन में कितने की डेथ हुई है, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका डेथ रेट। तो एक पॉपुलेशन में दोनों हो सकती है, बर्थ और डेथ रेट दोनों, और दोनों को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दैट इज आल्सो द सेम, दैट इज डेल्टा एन अपॉन में एन डेल्टा टी। डेल्टा का मीन दैट इज चेंज, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैं लिखूं एन, तो एन क्या हुए, इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस शुरुआत में कितने इंडिविजुअल थे, ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो मैं लिख दूं डेल्टा एन, तो फाइनल नंबर है ना भाई, मान लो मैंने डेल्टा टी बोला, तो 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, तो डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम के चेंज के बारे में बात करने लगी। तो डेल्टा टी चेंज इन टाइम और गिवन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आफ्टर डेल्टा टी, स्टार्टिंग में ये थे, बाद में आपके कितने हो गए, वो क्या कहलाएगा आपका डेल्टा एन। तो फाइनल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर डेल्टा टी, डेल्टा टी के बाद में कितने इंडिविजुअल हुए हैं वो आपका, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि किसी पॉपुलेशन में 20 ऑर्गेनिज्म थे, 20 ऑर्गेनिज्म थे, और 1 ईयर में वहां पर 24 हो गए। अभी आप बर्थ रेट बताओ भाई, डेल्टा एन कितना चेंज है, पहले 20 थे, अभी कितने हुए 24, तो चेंज कितने का है 4। इनिशियल नंबर कितने 20, टी आपका टाइम तीसरा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितने पे जाएगा 0.5 ठीक है, ये इसी तरीके से मान लो बोलो कि कोई एक पॉपुलेशन है 1000, उसमें से 200% की डेथ हो गई, तो अभी पॉपुलेशन तो चेंज कितने का है 200 का, ऊपर 200 करें, नीचे तक कितना कर दे 1000, कितना जाएगा आपका 0.02। देख लेना भाई अपना मैथ में जो जरूरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बर्थ और डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो, एक छोटा सा फॉर्मूला। बर्थ और डेथ रेट पॉपुलेशन साइज को भी अफेक्ट है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका बर्थ और डेथ। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में सेकंड फैक्टर या सेकंड एट्रीब्यूट है दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मीन इन ए गिवन पॉपुलेशन
व्हाट आर द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल, उनको हम रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बोलो कि कोई पॉपुलेशन है 1000 इंडिविजुअल्स, जिसमें से आपके 600 के हैं फीमेल एंड रिमेनिंग आर द मेल, देन व्हाट आर द रेशियो ऑफ द फीमेल एंड मेल। तो सिंपल से हम बोलेंगे टोटल कितने हैं 1000, फीमेल कितनी है भाई 600, बाकी के जो बच गए 400। रेशियो में निकालना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं 60:40, ये भी सही है। अगर और जाए तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 3 रेशियो, ठीक है। तो ये आप करें इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन व्हाट आर द नंबर ऑफ द फीमेल एंड द मेल, दैट इज नॉन द सेक्स। ये क्या था कि इतने मेल पर कितनी फीमेल अवेलेबल है, यानी कि कितनी, वो भी आप सेक्स रेशियो में काउंट करते थे। जो सबसे कम था वो किसका था हरियाणा। हरियाणा में भी किसका, वो डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन में सबसे ज्यादा आगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर थे सेक्स रेशियो के दैट वाज द 827, जो फीमेल के नंबर थे वो 1000 मेल पे 827, जो फीमेल फोर्टिसाइड के रेशियो थे वो हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा। बट अभी कंडीशन इंप्रूव होने लग रही है। कुछ दिनों पहले जो नंबर थे वो 854 थे, कुछ दिनों बाद फिर अपडेट आउट हो गया था 870, ठीक है। इसका सबसे मेन जो रीजन है वो आपका एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि जब से एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होने लगी है तो लोग अवेयर होने लगे। आप यहाँ पर देखते हो कि मोस्टली सिलेक्शन मेडिकल में गर्ल्स के निकलते हो, बहुत अच्छे रैंक से निकलते हैं। तो इसका रीजन ये भी है कि अभी कोई भेदभाव नहीं करता कि लड़का है लड़की है, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर बनने लग रही है, कामयाब होने लगे, तो इसकी वजह से रेशियो क्यों लग रहे हैं वहाँ पर इंप्रूव होने, ठीक है। तो सेक्स रेशियो आपका आ गया कि 1000 के अंदर कितने मेल और कितने फीमेल। नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन केस।